नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी वर्मा आज आपको बायोलॉजी के एक और नए टॉपिक, सेल बायोलॉजी के नए टॉपिक न्यूक्लियस केंद्रक के बारे में बताते हैं। और आप सब इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं हम लोग केंद्रक की। तो पहले भी हम पुराने वीडियो, अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें वास्तविक केंद्रक होता है, पूर्ण केंद्रक होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो केंद्रक होता है वो अपूर्ण होता है, इंसिपिएंट केंद्रक होता है। तो हम लोग यहाँ पर केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाने जाने वाली जो केंद्रक होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, कोई ये सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन। दोस्तों, जो केंद्रक होता है उसकी पोजीशन जो होती है वो कोशिका के केंद्र में भी हो सकती है, सेंटर में भी हो सकती है और उससे केंद्र से हटके भी हो सकती है। पोजीशन जो इसकी होती है केंद्र की, वो केंद्र में या केंद्र से हटकर कहीं भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः ये केंद्र में ही स्थित होता है कोशिका के सेल मेम्ब्रेन के। और इसका जो नंबर होता है केंद्रक का, ये डिफरेंट कोशिकाओं में वेरी करता है। मुख्य रूप से जो हायर एनिमल और प्लांट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो केंद्रक की संख्या होती है ये एक होती है। जनरली एक होता है केंद्रक, लेकिन कभी कभी हायर प्लांट, ये है हायर प्लांट और एनिमल्स में, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से ज्यादा, दो भी केंद्रकों की संख्या हो सकती है। ऐसी कोशिकाओं को हम बाई न्यूक्लियर सेल बोलते हैं। जैसे आपने प्रोटोजोआ समूह में आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा, पैरामीशियम। और कभी कभी दो से ज्यादा भी केंद्रक होते हैं, जैसे इनको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। और इस ग्रुप में आपने मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स में इस प्रकार की कोशिका को हम लोगों ने कवक में एक पढ़ा है, बाउचीरिया। उसमें फोक्स बाउचीरिया की जो कवक होता है, ये फंगस होता है। बाउचीरिया एक फंगस है और इस फंगस में जो इसका प्लेसेंटा होता है वो गल जाता है और उसमें एक ही सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। और ऐसी कोशिकाओं को हम सिनोसिटिक सेल्स बोलते हैं, सिनोसिटिक सेल्स। तो दोस्तों, संख्या इनकी अलग अलग हो सकती है और इसका जो आकार होता है केंद्रक का, ये भी स्फेरिकल हो सकता है, राउंड हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। डिफरेंट कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये स्फेरिकल होता है केंद्रक। और केंद्रक की सबसे पहले खोज जो है ये रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में की थी। 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को देखा था और ये कोशिका के अंदर उपस्थित, ये कोशिका जो है, इस कोशिका के अंदर उपस्थित ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, मतलब लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल मतलब कोशिका में जितने भी और कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जितने भी दूसरे सेल ऑर्गेनेल हैं, उन सारे ऑर्गेनेल्स में ये जो होता है केंद्रक, ये साइज में सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और दूसरी एक मुख्य बात होती है कि जो ये इसका साइटोप्लाज्म होता है कोशिका का, इस साइटोप्लाज्म में कोशिकाओं की सारी क्रियाएं कोशिकाएं की संपन्न होती हैं। यहाँ पर मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं किसी सेल के अंदर होने वाली, वो सब साइटोप्लाज्म में होती है। लेकिन इस साइटोप्लाज्म में होने वाली सभी क्रियाओं को ये जो केंद्रक में
न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या केंद्रक के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म में होने वाली क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। इसलिए इसको कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल भी कहते हैं। केंद्रक को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ द सेल। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना कैसी होती है। तो इसको हटाते हैं और देखते हैं इसकी संरचना। केंद्र की संरचना की बात करते हैं। तो दोस्तों ये स्फेरिकल होता है और इसके चारों तरफ एक दोहरी भित्ति वाली, केंद्र के चारों तरफ एक दोहरी भित्ति वाली मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथिका। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, थीका मीन्स कवरिंग। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, थीका मीन्स कवरिंग, मतलब न्यूक्लियस की कवरिंग को कैरियोथिका या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये दोहरी भित्ति की बनी होती है, दोहरी झिल्ली की बनी होती है। जो आउटर झिल्ली होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है उसको इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और दोस्तों ये दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मीन्स ये लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है। लिपोप्रोटीन मीन्स ये दूसरी जो सेल मेम्ब्रेन होती है हमारी, वो भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और इसकी खास बात ये होती है दोस्तों, ये जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन की तरफ, मीन्स ये इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन होगी। मैंने तो केवल यहाँ पर न्यूक्लियस बना रखा है। सेल मेम्ब्रेन की तरफ ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डिंग्स बनाती है। इसमें फोल्डिंग्स का निर्माण करती है आउटर साइड में। बाहर की तरफ ये फोल्डिंग्स बढ़ती चली जाती हैं। ये भी दोहरी ही भित्ति की होती हैं फोल्डिंग्स। मैं यहाँ पर आपको इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, केंद्र के बारे में बता रहा हूँ। और ये फोल्डिंग्स जो बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनती हैं इनको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये इंडोस्केलेटल ऑफ द सेल, मतलब सेल मेम्ब्रेन को अंदर खिंचकने से रोकते हैं और इसकी सरफेस एरिया को, सेल साइटोप्लाज्म में होने वाली रासायनिक क्रियाओं की सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसका, इससे इसके अंदर होने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाती है और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है, जिसको इंडोस्केलेटल ऑफ द सेल कहते हैं। ऑफ द सेल। और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होते हैं, इनके ऊपर दाने जैसी रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। मीन्स इनके ऊपर ये दाने जैसी रचनाएं जो होती हैं ये राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाती हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ की जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और जो बाहर की ओर होते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के दाने नहीं होते हैं, और इनको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। स्मूथ ईआर और ये रफ ईआर थे। ओके। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन कुछ इंटरवल के बाद चलकर बाहर आगे बढ़कर, जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन आगे की ओर बढ़ने के बाद फिर क्या करती है, आउटर मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाती है। कुछ इंटरवल के बाद इनर मेम्ब्रेन जो होती है आउटर मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है। और इस प्रकार केंद्रक में बहुत सारे पोर्स बन जाते हैं। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फ्यूज होने के कारण इसमें पोर्स का निर्माण हो जाता है। और ये पोर्स जो होते हैं ऑक्टागोनल होते हैं, 8 कोणीय पोर बन जाते हैं। इनका शेप जो होता है ऑक्टागोनल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको
कई बार पूछा गया है मेडिकल एग्जाम में कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पोर्स होते हैं उनका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल या राउंड नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं दोस्तों, ऑक्टागोनल पोर होते हैं। और इन ऑक्टागोनल पोर्स के द्वारा न्यूक्लियस के